बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और इस वक्त कौम ये पूछ रहे कि हमारे साथ कौन है। वो सियासतदानों से सवाल करे हमारे साथ कौन है, हमारी बात कौन करेगा। अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मुल्क की बात कौन करेगा। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी, मुआशी, मुआशरती, इस सारी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो एक लफ्ज़ ज़हन में आता है, वो है जनाब कि अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में सियासतदानों की तरफ सब देखते ज़रूर हैं कि मिल बैठ जाएंगे, शायद ये बात करेंगे और बात बन जाएगी, मसाइल हल हो जाएंगे। तो ऐसे में सबीन, हम एक जब सियासतदान की बात करें, वो सियासतदान जो ठीक है पार्टी को रिप्रेजेंट तो करता है, बट एक सीजन्ड पॉलिटिशियन जिससे जब बात हो बड़ा कंपोज्ड जवाब वो हो जिसमें किसी पार्टी एफिलिएशन के अलावा हमें हकाइक नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ने की बात नज़र आ रही। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं कमर ज़मान कायरा साहब, आज ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। तो रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। रमज़ान तो बड़ा मज़ेदार, ठंडा ठंडा। आजकल तो एहसास ही कम होता है, हाँ, पता ही नहीं चलता। बल्कि अभी हम बात कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि मैं तो रमज़ान में इस दफ़ा ये है कि जब भी मौका मिल जाए, रोज़ तो नहीं मिलता सही, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो अफ्तार से पहले कोई घंटा भर 50 मिनट वो ब्रिस्क वॉक कर ली सही, और उसके बाद जाके अफ्तार कर ली। बड़ा मज़ेदार। उस वॉक में साथी कौन है? कभी दोस्त को होता है, कभी अकेला भी निकल जाते हैं। लेकिन ये अच्छी रूटीन आपने बनाई हुई है। और अभी उस रूटीन में खलल पड़ता है सियासत की वजह से। नेचुरली रोज़ तो होती नहीं जी, पॉसिबल नहीं, आज भी नहीं कर सके। ओके, कुछ ये है कि अफ्तार के बाद फिर वॉक करना मुमकिन नहीं रहता। उसके बाद फिर लेजी हो जाते हैं आप। जरा सारा दिन 14 घंटे का रोज़ा रखने के बाद खाते हैं तो फिर अमूमन वैसे डिफरेंट होता है। लोग जिस तरह कर रहे हो तो कहते हैं हम अफ्तारी के बाद सब करेंगे, पूरा दिन सोए रहते हैं। करते नहीं है बाद में, कहते हैं बहुत खा लिया, अब तो नींद आ रही है। पेट भर के खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर कहाँ चला जाता है। अफ्तारी में क्या खाते हैं आप? मैं जी घर पे अगर हूँ तो नॉर्मली एक आध कोई खजूर ले लेता हूँ। पकौड़े बड़े फेवरेट हैं, कोई 2-3 पकौड़े, ज़्यादा नहीं खाता, वो पेट भर जाता है, ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, तो सीधा खाना खा लेता हूँ। ओके, मैं बाकी तकल्लुफ़ात में कम पड़ता हूँ, और अगर बाकी तकल्लुफ़ात ज़्यादा हो जाए तो खाना ज़रा कम कर लिया। नॉर्मली भी ये है कि थोड़ा अफ्तार कम करो और सहर ज़्यादा कर लो। वाह, क्योंकि अफ्तार के बाद आपने कुछ ना कुछ सोने तक कुछ ना कुछ खाते पीते रहना होता है, तो आपका मैक्सिमम जो एम्प्टी स्टमक टाइम होता है, जब मैदे में कुछ और चीज़ नहीं जानी, वो 4-6 घंटे होते हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह से आप फिट भी रहते हैं। जो 14 घंटे का फास्टिंग है आपका, उसके लिए अगर आप थोड़ा ज़्यादा खा लें तो वो एनर्जी लेवल ज़रा ठीक रहता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे पकौड़ों का जिक्र भी आपने किया, घर की इफ्तारी का जिक्र किया, कभी ऐसा हुआ कि इफ्तारी में खुद भी कुछ हेल्प की हो, खुद भी कुछ बनाया हो, वो चाहे फ्रूट चाट ही हो, कुछ भी हो सकता है? कभी दोस्त अब आपके साथ हों तो कर लेते हैं, घर में तो घर वाली करने नहीं देती। अच्छा, वो किचन उसकी अपनी डोमेन है। वैसे भी हमारे ये रवायत ऐसी है कि हम कोशिश भी करें तो वो कहें, घर वाले कहेंगे कि नहीं करने दे, लेकिन जनरली दोस्तों में अब तो ज़रा कम हो गया है इस तरह घूमना फिरना, लेकिन जब दोस्तों के साथ जाते थे तो हम खुद खाने पकाते थे, बर्तन धोते थे। अभी मरियम साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पे फ्रूट चाट बनाते हुए अपनी वीडियो अपलोड की है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सिर्फ सियासत नहीं करते, हम काम भी करते हैं। तो खैर वो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं सिर्फ सियासत करता हूँ जी, ना मैं घरदारी होती है और ना मैं कोई कारोबार करता हूँ। मैं सिर्फ सियासत करते हैं। सियासी माहौल की अगर बात करें तो क्या चल रहा है अभी आपके नज़दीक? जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं ठीक हो, बहुत परेशानी का लम्हा है। और मेरा इस पे बड़ा सिंपल व्यू है कि आज जो हालात हैं करंटली, तो आज हमारी अदालत के इस फैसले की वजह से बहुत बिल्कुल टेढ़ा कम हो गया। और मसला ये है कि हम सारा मुआशरा पिछले कई सालों से, दहाइयों से, और ख़ास तौर पे पिछले 5-4 सालों से, ये जो हिजान है ना, ये बढ़ रहा था, अब और बढ़ गया। सोशल मीडिया ने, अदरवाइज़ मीडिया ने इतना यलगार की हुई है इन्फॉर्मेशन की कि किसी के पास उस पर माइंड अप्लाई करने का वक्त नहीं है कि इसमें दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। जो मुझे अच्छा लगता है या मेरे ख्यालात के नज़दीक तरीन है, अब मैं उसको सुनते ही या देखते ही फौरी तौर पे आगे ट्वीट कर देता हूँ और उसके ऊपर ईमान कर लेता हूँ, ये सोचे बगैर कि यार इस पर गौर करो कि इसमें कोई सदाकत है कि नहीं, और इम्पैक्ट तो क्या होगा उसका। ये जो हिजान की कैफियत होती है, इसका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि सदाकत छुप जाती है और आप सच नहीं जानते, आप आर्ग्यू नहीं करते, आप अपना माइंड ओपन नहीं करते। बंद दिमागों से जब फैसले किए जाते हैं तो यकीनन नुकसान होता है। आज हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी यही हो रहा है, इदारों के अंदर भी यही हो रहा है, आज हमारे मीडिया के अंदर भी यही हो रहा है।
और ये सबसे खौफ, और हमारे मजहबी उलमा के अंदर भी यही हो रहा है, एक दूसरे को टॉलरेट करने का रवैया नहीं रहा। बिल्कुल। यानी मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ, किसी सियासतदान को, यानी फर्ज करें मैं बिलावल साहब को पसंद करता हूँ, मैं उनकी जमात में, तो मैं उनके अलावा किसी बंदे की अच्छाई सुनता ही नहीं हूँ। और उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म, वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, तो मैं उनकी गलती मानने को तैयार नहीं हूँ। इसी तरह कोई पीटीआई का होगा, कोई मुस्लिम लीग का, गलत रवैया, ये रवैया, इसी तरह मजहबी तबका का है, इसी तरह दीगर है। इसी तरह अब हमारा ये सबसे अजाब ये हो गया कि अब हमें अदालत के अंदर ये नजर आ रहा है। अबाउट टू आस्क सर कि पार्टी पॉलिसी को साइड पे रखकर, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब आइन की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी आइन की रखवाली है, आप हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते आए हैं। अब जो ये कमेंट्स किए जाते हैं कि जी आइन के हिसाब से फैसला नहीं है, अब मैंने तो ये तक किसी की स्टेटमेंट पढ़ी सर, वो कहते हैं गैर शरई फैसला है ये, मौलाना असद साहब ने कह दिया ये, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आइनी सर कैसे है? देखिए गैर आइनी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गैर मंतकी ज़रूर है। और गैर आइनी नहीं है बहरहाल, मैं गैर आइनी कहने का हक नहीं रखता ना, गैर आइनी किसी चीज़ को कहना एक और चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैर मंतकी है और बहुत सारे तजादात का मजबूआ है। मसलन इस वक्त गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन क्या है, हमारे सामने एक फैसला 3 रुकनी बेंच का है जो ये है, ठीक है, एक और 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है, वो भी 3 रुकनी है, एक फिर 7 रुकनी बेंच का फैसला है 4-3 वाला, एक 5 रुकनी बेंच का फैसला, इसलिए ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट के लिए कि हम कौन से जजेस की बात सुने, कौन से फैसले को माने, इसीलिए हम कह रहे थे स्टार्ट से ही कि आप मेहरबानी करें फुल कोर्ट कर लें, ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल किसी तरफ लगे और कंफ्यूजन दूर हो। फुल बेंच होता, फैसला यही आता, फैसला कबूल करते, कोई रास्ता ही ना होता ना। लेकिन आज क्या हुआ, ये कहते हैं कि आज फुल बेंच भी होता तब भी फैसला यही आना था। देखे ना, ये अलग बात है, ठीक है, ये जो ये कहते हैं वो प्री डिटरमिन्ड माइंड से कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ऐसा ना होता, लेकिन जो भी होता आप उसे उसको, उसके अलावा किसी के पास क्या चॉइस थी। अब मसला ये है कि 3 जज साहिबान ने, हमारे लिए काबिल एहतराम जज साहिबान है, 3 जज साहिबान ने फैसला दिया है। अब इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है बहुत बड़ा, कि यही 3 जज साहिबान हर पॉलिटिकल फैसले में बैठते हैं और फैसला देते हैं। अब क्या होगा? यही 3 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने वो फैसला दिया जिसमें पंजाब में एक रीराइट का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इस फैसले के बाद अब क्या नहीं, अब उस पर लाएमल पे आता हूँ मैं, लेकिन सिंपल इशू ये है कि इन जज साहिबान के अलावा भी जज साहिबान वो कह रहे हैं, अब देखें ना, काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जी आप ये जो बेंच बना के बैठे हुए हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले फैसला जो आया था उसकी सूरत में ये अभी आपको जब बेंच नहीं बनाना चाहिए, और जो लेजिस्लेशन हो रही है आप वेट कर लें और फुल कोर्ट मीटिंग कर लें। उसको अदालत ने कहा जी कि एक सर्कुलर के ज़रिए कहा कि ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। 3 रुकनी बेंच बैठा, उसने अपनी जजमेंट में उसको डिस्कस कर दिया, और वो फैसला जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी उसको उसके बाद 6 रुकनी बेंच बिठाया, 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया उसके खिलाफ। अगर वो दुरुस्त फैसला नहीं था और आपने उसको सर्कुलर में रद्द कर दिया था तो 6 रुकनी बेंच की ज़रूरत नहीं थी। 6 रुकनी बेंच बनाने के बाद लॉजिकली ये बात हुई कि वो फैसला था जिसको आपने रद्द किया, और अगर वो फैसला था तो फिर उस फैसले की मौजूदगी में ये प्रोसीडिंग कैसे हुई, क्योंकि 6 रुकनी बेंच का फैसला तो बाद में आया। ये जो सारी कंफ्यूजन से क्रिएट हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका आप जिक्र करें, इसके पीछे फर्द है, इदारा है, सिस्टम है, क्या है? इसके पीछे हिजान है, इसके पीछे अना है जिसका हम सब शिकार हैं। और अना का शिकार, अना पॉजिटिव लफ्ज़ है वैसे, लेकिन मनफी तौर पे अना का शिकार होना हमेशा नुकसान का बायस होता है। गुस्से में और आकड़ में या हिजान में किए गए फैसले, या एक दूसरे को रिएक्शन में किए गए फैसले, वो सियासत में हो, अदालत में हो, कहीं हो, उसका कभी मेजॉरिटी में उसके फैसले दुरुस्त नहीं होते। अब क्या होगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद आप लोग भले कहें कि हम नहीं मानते उस फैसले को, अब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम कराएंगे इंतखाबात पंजाब में उस डेट को, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए हमारा काम क्या है, हमने अपनी एक पोजीशन लेनी है, आइन और कानून के अंदर रहते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। बिल्कुल, हम अदालत के अंदर इसकी रिव्यू कर सकते हैं, हम अदालत के अंदर इसकी अपील कर सकते हैं, एक लेजिस्लेशन चल रही है, उस बिल का वेट किया जाएगा, यकीनन वो भी होगा, वो भी होगा। ओके, लेकिन ये भी है कि अदालतों के फैसले ये भी देखने चाहिए कि क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल फैसले हैं। और एक इस सारे फैसले से हट के जो बात मैं बहुत अरसे से खान साहब से भी अर्ज़ कर रहा था, सबसे अर्ज़ कर रहा था, वो अदालत ने खुद राय तो दी लेकिन खुद इस पर अमल नहीं किया।
हमें कहा कि सब लोग इकट्ठे बैठो, सियासतदान बैठ के फैसला करो, खुद अदालत इकट्ठी नहीं बैठी। अच्छा। लेकिन उससे हट के अदालत ने जब फैसला दे दिया तो फिर इकट्ठे क्या बैठेंगे? या तो आप मौका देते। सवाल यह है कि इस वक्त फ़र्ज़ करें पंजाब के अंदर इलेक्शन होता है, इस डेट पे होता है, उसके बाद केपी का इलेक्शन होगा जी। ये दोनों असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने इसलिए तोड़वाई थी, हालांकि चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले भी कहते थे गलत फैसला है, बाद में भी कहते रहे कि ये असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। जिसने असम्बली तोड़नी थी वो कह रहा था कि गलत है। तो गलत करते हुए अपने गलत काम किया, कौम को उसकी सज़ा दी है क्या? लेकिन ये असम्बलियाँ तोड़वाई इसलिए थी कि मैंने वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के वफाकी और 2 और सूबों के अंदर भी इलेक्शन सारे मुल्क के अंदर एक वक्त में कराना है। अच्छा। अब खान साहब ने उस टूल को जो इस्तेमाल किया, अगर वो 2 सूबों का इलेक्शन हो जाता है या एक सूबे का, फिर 15-20 दिन बाद दूसरे सूबे का, तो फिर तसादम बढ़ेगा। क्या मरकज़ के अंदर हमारी गवर्नमेंट बैठी हो, अगर सूबे में किसी और की गवर्नमेंट आ गई, अगर हमारी जीत हो गई तो मानी नहीं जाएगी, अगर वो जीत गए तो वो आके मरकज़ से लड़ना शुरू कर देंगे। तो फिर कौन सा सियासी ठहराव है जिसका अदालत को भी ख्याल है, जिसका आपको भी है, मुझे भी है, और हम सब ख्याल कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जिससे सियासी ठहराव आए। अगर एक वक्त में जो हमारा नुक्ता नज़र था कि ठीक है, आप अक्टूबर में तो इलेक्शन वैसे ही होने हैं ना, ये असम्बलियाँ 17 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगी, 17 अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने, तो अगर इससे पहले थोड़ा करा लिए जाते। लेकिन मरदमशुमारी का अमल जारी है, आप उस मरदमशुमारी जो कि आईनी तकाजा है, मरदमशुमारी होने के बाद नई हल्का बंदियाँ हो जाती, उन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन हो जाते। अच्छा। तो कम अज़ कम एक वक्त में इलेक्शन होते, अखराजात भी ना होते, अफवाज भी फारग होती। ये जो कहा जाता है ना जी कि आज नहीं है तो उस वक्त कहाँ होंगे, आज तो मरदमशुमारी में शामिल है ना सारे, तो उस वक्त वाला फैक्टर मैं एक छोटा सा तो अगर ऐसा हो जाता, एक वक्त में होता और आज भी हो जाए, तो पाकिस्तान के अंदर एक ठहराव आ जाएगा, कम से कम ये पता होगा कि अगले 4 साल 5 साल के लिए, 6 साल के 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल में कहाँ होगी, सूबे में किसकी होगी, और लोगों को भी फिर फौरी तौर पे इस तरह के रिएक्शन का मौका नहीं, तो 2-3 साल तो कम से कम ठहराव के मिलेंगे, कुछ स्टेबिलिटी तो आएगी, सियासतदान भी इकट्ठे बैठे और वे फॉरवर्ड निकालें, तभी कोई रास्ता बिल्कुल सर, रास्ता निकले तो बहुत बेहतर है, तमाम कौम भी यही चाहती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रही हमारे साथ रमज़ान और हम। के सच्चे प्यार को तो मैंने जहन्नुम वासिल करना है। किसी की इतनी आदत डालना अच्छी बात नहीं होती। I knew it। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो क्या है ना, मुनाफिकत नहीं होती मुझसे, जो दिल में आता है ना वो बोल देती। Oh my God, ये क्या हुआ? मेरे पैसों पर नियत लगाओगे और मैं छोड़ दूंगी? हाँ? काफी ढीठ वाकई हुए हैं, ये जानते हैं आप? ढीठ नहीं, नीट हूँ मैं। स्पाइसेस होते हैं ना, वो तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी। बैंक में डकैती पड़ गई तो? आप लोगों को उम्मीद से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। आज मेरे दर्द की शिद्दत को कम कीजिए, नाम चाय का लेकर मुझ पर दम कीजिए। वाह वाह, क्या बात है आपकी। वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर आपकी दोस्त मेरी जिंदगी में नहीं थी, तो ये बोले ना कि आप उम्मीद को मिस करें। हमारी खोज में रहती हैं तितलियां अक्सर, अपने शहर का हुस्न जमाल है। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। कोई मुनीर भी है जो शादी नहीं करना चाहता क्या? मगर मैं करना चाहता हूँ। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा, ये तो बताओ मुझे। ढाबा, चाय का ढाबा खोलूंगा। हम टीवी के ड्रामा फेरी टेल इस वक्त तमाम लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, यहाँ से जाके भी हम देख रहे होते हैं फेरी टेल। तो वहाँ पर इससे पहले शुएब, थोड़ा सा अगर हम लिंक करें कि रमज़ान शुरू होने से पहले सुबह से आगे में हमने एक प्रोमो शेयर किया था जो गेम शो का था। अली सफीना से हमने बात की थी, अली ने कहा कि ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसको रिवील नहीं कर रहा। ऐसे ही है, और वो असल में हमें लगा कि गेम शो है, लेकिन वो गेम शो नहीं था। गेम शो है लेकिन वो ड्रामे के अंदर है, ड्रामे के अंदर है, वो एक्चुअली कोई गेम शो नहीं है। तो अली सफीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली से पूछते हैं कितना सस्पेंस क्यों रखा हो? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, मुझे याद है मैंने उस टाइम पे कहा था कि मैं मोहब्बतें बांटूंगा, मैं खुशियां बांटूंगा, और लोग जो है बहुत एंजॉय करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस मकसद में कामयाब हो गया हूँ थ्रू आवर प्ले फेरी टेल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हर साल जो है हमें मौका मिलता है, हम टीवी के जरिए हम किसी न किसी फैमिली शो का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसकी वजह से बड़ी खुशी महसूस होती है। पूरा रमजान बड़ा फेस्टिव गुजरता है, बाहर कहीं निकलते हैं तो लोग अक्सर आके फिर पकड़ लेते हैं, वो फिर तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, बातें करते हैं, हाउ दे रिलेट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, उस पर गुफ्तगू करते हैं, तो बड़ा मजा आता है।
अच्छा, और अली स्पेशली हम रमज़ान में देखते हैं कि हर चैनल पे हमें ज़्यादा ड्रामे नज़र आते हैं, और ऐसे में जब ड्रामास की भरमार हो उसमें अपनी एक प्रेजेंस को बिल्कुल मनवाना, क्योंकि रमज़ान के जो प्लेज होते हैं उसमें लोग बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो मुझ चैलेंजिंग होता है। आई थिंक डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा सबके लिए, जितने लोग भी इस रेस का हिस्सा, मैं तो अभी से रेस ही कहता हूँ, क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब ये प्योरली एक लाइट हार्टेड टाइप चीज थी। उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री में इस तरह कहीं भी कोई भी चीजें नहीं बना रहा था। तो आई थिंक कि हम टीवी को इस चीज का जो है वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक इस तरह फैमिली सॉफ्टवेयर का सोचा पहली बार, और तब से ये ट्रेंड जो है ये स्टार्ट हुआ। और आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट सच शो आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस, you know, sort of these Ramzan serials, as they call them. तो I definitely challenging। आप ये देखें ना कि हम रोज शूट कर रहे होते हैं, रमजान शुरू होने से पहले तकरीबन कोई महीना पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास तकरीबन 30 से या 32 किस्तें होती हैं, और उसके अंदर इतने सारे लोगों को फिर राउंड द क्लॉक हम लोगों को सबके साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एंड आज भी पूरा दिन जैसे हमारे आउटडोर सीन्स हो रहे हैं, एंड मैं अभी अपने जो है मैं स्टैंड बाय पे हूँ बेसिकली। तो एक खान अभी यहाँ से, हाँ, अगर एक खान को कॉल आ गई तो वो एक खान फौरन मुझे अपने वो चश्मे थोड़ा सा वो एवटार चढ़ा के फौरन मुझे उधर पहुंचना होगा। तो यू नो एंड अक्सर बहुत मजा आ रहा होता है ऐसे कि कभी एपिसोड की ड्यूरेशन कम हो जाती है तो हमें एडिट से कॉल आती है कि यार एपिसोड की ड्यूरेशन जो है वो कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, जो भी, तो आपको लिहाजा एक और सीन शूट करना है। तो हम ऑलवेज अक्सर ये भी होता है कि एट द निक ऑफ टाइम, एट द 11th आवर हम कोई सीन शूट कर रहे होते हैं और वो फौरन शूट होके वो जाता है एडिट पे जाके वो फिर यानी आने वाले जो एयरिंग एपिसोड होता है उसके अंदर वो लग जाता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है बड़ा जबरदस्त किस्म का। अच्छा, जरा शूटिंग के हवाले से बताएं, शूट करते हुए कौन सबसे ज्यादा तंग करता है? लेट कौन आता है या कोई इंटरेस्टिंग वाकया? अच्छा, वो लेट तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आता, क्योंकि हमारे पास बड़ा टाइम सेंसिटिव मामला होते हैं। तो बस इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको ये बताता हूँ ना, सोचो पाकिस्तान को लेके हमारी इंडस्ट्री में ठीक ठाक शोर मचा, और जिधर भी मैं गया मुझे लोगों ने कहा भाई हमें पासेस चाहिए, हमें टिकट चाहिए, हमें उस शो का हिस्सा बनना है। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों को ये बताना। मैंने पहले सोचा मैं बता दूं कि ड्रामा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये ड्रामा जरा शरारत बढ़ाते हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री के मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी यू नो दे एक्चुअली फेल फॉर दिस जोक, और मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया कि यार मुझे प्लीज अपने शो में इनवाइट करना। तो 2-3 के साथ तो मैंने 2-3 दिन तक ये मजाक रखा, फिर चौथे दिन मैंने खुद ही बता दिया। मैंने कहा यार इससे पहले कि इनको खुद पता चले मैं खुद ही डिस्क्लोज कर दूं कि भाई ये एक ड्रामा है। तो इस तरह के मजेदार किस्म के शुगर लगते रहते हैं। बाकी जहां तक कास्ट की बात है तो कास्ट हर साल तकरीबन चेंज होती है। मैं एक तकरीबन वो रेगुलर फिक्सचर बन गया हूँ कि मैं एज सच नहीं चेंज हो रहा होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने भी आर्टिस्ट के साथ मैं काम करता हूँ दे आर ऑल प्रोफेशनल, दे आर ऑल फुल ऑफ एनर्जी। खास तौर पे जब नए जो चेहरे आप देख रहे हैं इस बार, जैसे हमजा सुहेल हो गए, सहर हो गई, आयना खान हो गए, अदनान हो गए, आमना हो गई, ये इस तरह जो नए चेहरे हैं ये बड़े जबरदस्त एडिशन है टू आवर इंडस्ट्री। आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं ये लोग NCA से पढ़ के आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उनको सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री का इतनी नो हाउ नहीं है, बट दे हैव दिस यूनिक सॉर्ट ऑफ क्वालिटी जिसके अंदर यू नो दे आर स्टैंडिंग आउट। तो that's I think और इसीलिए फिर एक नया अंदाज में नजर भी आ रहा है, बिकॉज़ नए चेहरे हैं और नई केमिस्ट्री में नजर भी आती है। वरना तो हम देखते हैं कि एक तरह के पेयर्स नजर आ रहे होते हैं, अदरवाइज अभी भी आ रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं अभी भी आ रहे हैं, रियल लाइफ पेयर्स भी नजर आ रहे हैं हमें। तो आई मीन देखिए वो तो होगा, लेकिन ये कि जहां नए टैलेंट चांस देना चाहिए कुछ साल पहले से, अब ये कि वो ट्रेंड वाकई कैचअप कर गया है। एवरीवन वांट्स न्यू फेसेस एंड एवरीवन न्यू टैलेंट, और पुराने चेहरों को भी नए अंदाज से देखते हैं, जिस तरह आप तो हर साल नजर आते हैं। अली, अब क्योंकि टाइम बड़ा कम है, एक डायलॉग ऐसा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो डायलॉग आपको बोलते हुए बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया आपने, एयर हो गया, चाहे वो भी नहीं भी हुआ ऐसे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड तो कोई ऐसा डायलॉग मुझे याद नहीं, सिवाय इसके कि रोज 7 बजे हम टीवी पे आप फेरी टेल देखना मत भूलिए।
ठीक है, थैंक यू अली, थैंक यू, ऑल द बेस्ट जी। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल 7 बजे उस ड्रामे में देखकर। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जब रमज़ान की बात होती है, रमज़ान ट्रांसमिशंस का जिक्र होता है, तो यकीन जानिए एक शख्स बड़ा याद आता है। अब ट्रांसमिशंस में नज़र नहीं आता। मैं बात जुनैद जमशेद साहब की कर रहा हूँ। पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत जिन्हें ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में मद्दाहों ने बहुत प्यार दिया, बल्कि उनके जाने के बाद कई बरस हो गए, अभी तक मोहब्बतें समेट रहे हैं, प्यार समेट रहे हैं, दुआएं समेट रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये महीना, रमज़ान का महीना, उनके परस्तार बहुत याद करते हैं। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में एक नात खां की हैसियत से रमज़ान ट्रांसमिशंस का लाजमी हिस्सा हमें नज़र आते रहे। क्या खूबसूरत आवाज़। ऐसा लगता है कि आज भी हमारे साथ ही हैं। जब भी रमज़ान ट्रांसमिशन होती है और उनकी कोई भी नात चलती है, जुनैद जमशेद की कोई भी नात होती है, तो ऐसा लगता है कि वो तमाम यादें ताज़ा हो गई हैं और अभी भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके बेटों की अगर बात करूँ शुएब, तो वो भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं सैफुल्लाह जुनैद और बाबर जुनैद। सैफ, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि जुनैद जमशेद साहब हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा होते थे। अब जब आप देखते हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस, तो कैसा महसूस होता है वालिद की प्रेजेंस के बगैर? शो देखा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता था। एक वो हमेशा याद तो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इस साल अब खुद ट्रांसमिशन में आना शुरू किया है, तो एक अलग उसकी इम्पोर्टेंस फील हुई है। पता चला कितना मुश्किल होता है। तो आई थिंक एक इस बार अलग एक्सपीरियंस था। पहले देखा होता, अब एज अ होस्ट पहली दफ़ा इट्स डिफरेंट। तो हाँ, अच्छा तो लगता था उस टाइम में। अब्बू को हमेशा ARY में देखते थे हम, वो आते थे शान रमज़ान में। तो इस पिछले 1-2 सालों से हम खुद ट्रांसमिशन में हैं, तो अब समझ में आता है कि यार 30 दिन पूरी ट्रांसमिशन करने से वो फीलिंग्स भी आती हैं, अक्सर कभी रोना भी आता है सेट पे, और उनकी याद तो फिर हर वक्त ही आती है, चाहे कोई भी लम्हा हो। ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि जब उनकी याद ना आए। तो मगर उनसे बहुत चीज़ें सीखी जो अब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं ना कि उनकी नात, उनके कलाम, तो हम ज़रूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप दोनों ने ही उनके कलाम पढ़े हैं। अपने वालिद साहब की कौन सी नात सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे एक उनकी बड़ी एक नात है जो बहुत पसंद थी, कुछ ऐसे होती है। वफा तुम न देखो गे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, हिफाजत करो अपने ईमानो दी की, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है। ये जो अब आजकल के हालात हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जिस तरह हम लोग रोज़ सुन रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ महंगी हो गई, कभी कोई मसले हो गए। अब ये जो अशार है ना, अब ये पढ़ते हुए एक अलग कैफियत बनती है कि वो कहते हैं ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है, और अब वो लगता है कि करीब आए जा रहा है, लग रहा है उस वक्त में पहुंच चुके हैं तकरीबन। तो अब ये पढ़ के एक अलग एक कैफियत बनती है। मेरे ख्याल से मेरी तो सबसे पसंदीदा वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़माना हमारे सामने है, सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन साथ साथ जितने कंपोज्ड आपके वालिद थे, जुनैद जमशेद साहब की मैं बात करूं, तो जिस खूबसूरती के साथ वो समझाते थे, हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखते थे कि सिचुएशन के लिहाज से वो चीज़ें बताते थे। यकीनन आपको भी बताया होगा कि हर सिचुएशन से किस तरह से निपटना है। तो ऐसी कौन सी बात है जो वालिद की सबसे ज़्यादा याद आती है? ऐसा कोई लम्हा नहीं है कि जब उनकी याद नहीं आती। समझे 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन। तो मैं, मेरे बड़े भाई तैमूर और सैफुल्लाह, हम तीनों जब भी बैठते हैं तो हम वो वक्त याद करते हैं कि जब उनके साथ गुजारा करते थे। और याद में जो एक लम्हा जो याद है उनका, वो ये कि मैं और सैफ जो हैं, हम वो घर आए थे तो आकर लेट गए। तो मैं और सैफ फ़ौरन से, क्योंकि हमें कम वक्त मिलता था उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना सारी कुर्बानी अल्लाह के लिए दी थी कि वो उसी में गुजारते थे। तो जब वो बैठे हुए थे तो हम आए, हम उनको दबाने लग गए। सैफ उनके हाथ दबा रहा था, सर, मैं उनकी टांगे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोगों को एक बात बताओ। हमने कहा जी बाबा। उन्होंने कहा यार देखो, ये पिछले कुछ ही सालों की बात है, 2015 या 16 होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में हूँ या ना हूँ, तुम भाई हमेशा ऐसे इस तरह करके उंगली ने दिखाई, इस तरह करके ज़िंदगी गुजारना। तो आज इतने साल गुजरे, 6 साल गुजर गए, तब भी उनकी याद यूं ही आती है। और
स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम इफ्तारी में बैठा करते थे तो हमें कई कई तरह की नई नई चीज़ें बताया करते थे, एक जैसे एक बाप बच्चों को बताता है। बस अल्लाह करे जी, जो उनका पैगाम था आप बच्चों के लिए, तैमूर, सैफ, बाबर, आप इसी तरह वाकई बिल्कुल उंगलियों की तरह, हाथ की तरह, मुट्ठी की तरह हमेशा एक साथ रहें, इसी मोहब्बत प्यार के साथ कि वालिद ने ये पैगाम दिया था, वालिद ने ये समझाया था। बट इफ़ आई आस्क, लाइफ आफ्टर योर फादर, लाइफ आफ्टर जुनैद जमशेद, कितनी तब्दील हुई है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब कोई घर का बड़ा सरबरा अल्लाह पाक ले लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक खुद उन लोगों की कफालत फिर खुद करते हैं। तो फिर अल्लाह ने जिस तरह दुनिया में फिर लोगों से मिलवाया, फिर बाबा के बहुत सारे जो दोस्त वगैरह उनके काम काज में जब खुद आए तो फिर समझ में आना शुरू हुई कि किस तरह दुनिया के मामलात होते हैं और उसमें कमी, हम चाहे कितना भी बंदा आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, वालिदैन और वालिद की कमी का समझे कोई नेमत बदल ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आई थिंक सबके लिए जिसके साथ भी ये हुआ है उसको पता होगा कि लाइफ कितनी बदल जाती है, लेकिन वो है ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कभी भी एक इंसान को उतना बर्डन नहीं करता या उतना उसे वो क्या कहेंगे उसको, उतना प्रेशर एक तरह से नहीं डालता जितना वो संभाल ना पाए। तो इंसान, अल्लाह उतना ही इंसान प्रेशर डालते हैं ताकि वो संभाल सके। तो जितना भी बड़ा कोई हादसा हो जाए मायूस नहीं होना चाहिए, और इंसान, अल्लाह उनको वहाँ से किसी ना किसी तरीके से निकालते हैं और बेहतर निकालते हैं। तो जिसका अभी कभी भी कोई सुन भी रहा है तो इंशाल्लाह बेहतरी आती है। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह कभी भी इंसान की हिम्मत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। क्योंकि इस हवाले से आज हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन है तो हम ये भी चाह रहे थे कि बच्चों को एजुकेट करें। तो जुनैद जमशेद साहब, उनको भी बच्चों से बहुत प्यार था, स्क्रीन पर भी हम देखते थे। तो बच्चों की ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी, कोई ऐसी नसीहत जो याद हो? मुझे जो एक चीज़ बड़ी याद आ रही है ना, क्योंकि वो ज़िंदगी में इतना एक्सेल कर चुके थे और इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनको होता था कि यार टाइम ज़ाया ना करो। और ये तो इस्लाम में भी कहा है कि अपना टाइम ज़ाया ना करो, जो भी करो मतलब उसको प्रोडक्टिव बनाओ। दुनिया के हवाले से ही बना लो, लेकिन प्रोडक्टिव बनाओ। ये नहीं कि बस 2-3-4 घंटे आपने ऐसी फालतू की चीज़ों में लगा दिए। तो वक्त ज़ाया करने से उनको बड़ा होता था कि यार अपना वक्त कोई कहीं तो सही जगह पे लगाओ, पढ़ाई कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, कुछ इल्म हासिल कर लो, कुछ सीख लो, लेकिन टाइम ज़ाया ना करो। तो आई थिंक ये एक चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है कि कितनी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम रुकेगा तो किसी के लिए भी नहीं, और बंदा रियलाइज़ करता है बाद में कि यार बहुत फालतू का टाइम ज़ाया कर दिया जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं थी। और आजकल इतना हम सराउंडेड हैं इन चीज़ों से, फ़ोन पे बंदा लगे तो घंटे उसी में निकल जाते हैं, कोई और चीज़ में बहुत तेज़ टाइम निकल जाता है। तो अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाएं और कोशिश करें कि यार थोड़े से टाइम में हम लोग ज़्यादा करके करें। सही। और अभी इससे पहले आपने जिक्र भी किया ना उनके दोस्तों का भी, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे जुनैद जमशेद साहब के वो कौन से दोस्त हैं जिनसे अभी तक आप लोगों का राब्ता है, पूरी फैमिली का राब्ता, और इसी तरह से आप लोगों का मिलना जुलना जैसे जुनैद जमशेद साहब के होते हुए था? बाबा के मेरे ख्याल में ये तो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर भी ये हक है कि जो बाबा के जो दोस्त हैं हमने उनसे ताल्लुक़ जोड़ के रखना है। तो हमारा जो सबसे जो बाबा के साथ जो उनके जे.डॉट में पार्टनर थे सुहेल भाई जो हैं, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है। जैसे बाबा का था सईद अनवर भाई जो हैं क्रिकेटर जो बाबा के साथ होते थे, उनसे भी ताल्लुक़ है, बल्कि अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। इवन जो उनके म्यूज़िक के टाइम में थे, जैसे सलमान अहमद भाई हैं और उनके जितने भी सारे इंडस्ट्री के लोग थे, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वसीम निज़ामी भाई वगैरह जितने भी लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ। और आई थिंक आपने जब भी 2-3 लोग के नाम लिए हैं, ये सारी हर फील्ड को कवर तो कर लेते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कॉर्पोरेट लाइफ से, बिजनेस लाइफ से भी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातचीत दोस्ती है, और ये दीनी लिहाज से जितने उनके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे साथी थे उनसे भी है, पुरानी लाइफ की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सबसे बातचीत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों खुद भी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी भी अपने वालिद की तरह बिल्कुल। तो ये शौक़ वालिद को देखकर पैदा हुआ या नात पढ़कर इस तरह वालिद को याद करते हैं? नात तो ये था कि पढ़ने का शौक था, बट कभी उस तरह देखा नहीं कि यार इसको पढ़ना चाहिए। बस जैसे कभी घर में बस कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, लेकिन उस तरह कभी नहीं देखा कि कभी रियाज नहीं करी थी, कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, कभी उस तरह उसको देखा नहीं था कि नात किस तरह पढ़ी जाती है। क्योंकि बेशक बहुत बड़ी एक चीज़ है नात पढ़ना, एक आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, आप नबी का जिक्र कर रहे हो, और बहुत एक ऊंचे मकाम की चीज़ है। तो इसको अगर आप करना चाहते हो तो आपको आई थिंक उस लेवल पे भी करना चाहिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्यू ईयर्स से एक जब रियाज करी, थोड़ा वोकल प्रैक्टिस करा और स्टूडियो गए, इसको समझे कि होता किस तरह है,
तो फिर रियलाइज़ हुआ कि कितनी मुश्किल चीज़ है। हमारे लाइक सबके सामने जो व्यूअर्स होते हैं उनके सामने तो एक 3-3.5 मिनट का एक नात आती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने लोगों की मेहनत होती है और कितने साल के एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत एक पैशन और इसमें एक शौक बन गया है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले इतना पैशन तो नहीं था मैं पहले तो नहीं। वो एक वाकया भी याद आ गया, जैसे सैफ ने अभी फरमाया कि पहले रियाज वगैरह नहीं करते थे और इसमें इतना नहीं इंटरेस्ट था। तो एक दफ़ा हम वो याद है कि जब हम बाबा के साथ बैठे हुए थे तो हम सारे ही बैठे हुए थे, मैं, मेरे भाई सैफुल्लाह, तो उन्होंने कहा कि यार क्या तुम लोग कुछ सुना सकते हो, तो हमने उसको कुछ सुनाया। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे करके सर पकड़ लिया, या अल्लाह। लेकिन फिर उनको उस बात को सीख के आहिस्ता उनके साथ देखते थे वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह सीख रहे हैं, तो फिर वो आहिस्ता डेवलप होती रही। उसके बाद आपने रियाज किया, आप लोगों ने नातें पढ़ी हैं, रिकॉर्ड कराई हैं, हमने वीडियोस भी देखी हैं। तो बाबर, आई रिक्वेस्ट यू, वालिद की कोई पसंदीदा नात अगर आप हमें सुनाएं हमारे नाज़रीन को इस ट्रांसमिशन में। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। खूबसूरत आवाज़ है और जज़ाकल्लाह। बाबर से तो हमने सुन ली, लेकिन शोएब एक रिक्वेस्ट अब मैं और करना चाहूँगी कि अगर ये दोनों भाई मिलकर हमें कोई नात वीडियोस हैं इकट्ठे, एग्जैक्टली, तो आप दोनों अगर मिलकर हमें कुछ सुना दें। तमन्नाए दिल रसूल अल्लाह, तमन्ना वो से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैफ, बहुत शुक्रिया बाबर, साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन में। आज मिलकर हम जुनैद जमशेद साहब को याद कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान निजात अमरीकी माहिर नफ्सियात से डॉक्टर फारहा अब्बासी। अमरीका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, चूँकि बड़े ही मुनफरद अंदाज से इलाज कर रही हैं नफ्सियाती मसाइल, जहनी गिरा, इसमें ईमान, समाजी पस मंज़र और सकाफ़त, इसकी अफादियत तस्लीम कराई और इसीलिए उनके इस काम की बदौलत उन्हें अमरीकी ख़वातीन रहनुमाओं की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। फेथ लीडर्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मुस्लिम स्टडीज़ प्रोग्राम की अहम फैकल्टी मेंबर हैं और ज़हनी सेहत के इशू पर अमरीका के अलावा मलेशिया, उर्दन, कई ममालिक ऐसे जहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस का इन्होंने इनेकाद भी किया है। बिल्कुल जी। डॉक्टर फराह इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग वेल। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो आपने नफ्सियाती मसाइल का हल ढूंढा है, आप कहती हैं कि आप इलाज करती हैं ईमान और सकाफती लिहाज से, आइडिया आपको किस तरह से आया है? लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का इलाज कर रही होती है उनको किस तरह से यकीन दिलाती हैं कि इस तरीके से भी इलाज मुमकिन है? देखें, जब हम किसी पेशेंट के बारे में सोचते हैं तो इंसान की डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। आपका मजहब, आपका बिलीफ सिस्टम, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, इन सब का बहुत गहरा असर आपकी जहनी और सेहत पे होता है। तो डिप्रेशन देखें किसी तरीके से भी स्टार्ट हुआ, लेकिन किस तरह वो आप उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह उसको समझते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें इन सब आइडेंटिटीज का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है। जैसे जो मैंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में देखा कि हमें कोई भी मसला होता है जहनी तौर पे, जो भी मसाइल होते हैं, सो सबसे पहले दे वर गोइंग टू द फेथ लीडर्स कि आप बताएं, आप हमें एडवाइस करें, आप हमें दुआ लिख के दें। और देखें, जो आपका अल्लाह से रिश्ता है वो आपकी हीलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था कि मैं इस डिजीज मॉडल को समझना ज़रूरी है कि कहाँ ये आपका फेथ है, कहाँ ये बीमारी है और कहाँ उसकी ट्रीटमेंट में हमें दोनों को किस तरह मिलाना है।
सो एक ये कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आप सिर्फ नमाजें पढ़ेंगे और आप दुआएं पढ़ें, वजीफे करें, तो आपकी डिप्रेशन जो है वो उसका इलाज हो जाएगा। What I try to explain to people is कि बहुत ज़रूरी है दुआएं आप पढ़ते रहें, लेकिन उसके साथ आप बीमारी को भी समझें। उसके इलाज के लिए अगर आपको माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत है या किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आप साथ लेके चलें, क्योंकि मेंटल इलनेसेस आर नॉट स्पिरिचुअल वीकनेसेस। आपका रिश्ता अल्लाह से जो है, जो फेथ है, उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बीमारी है उसको समझने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी, अमेरिका में करना ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम जब अमेरिका की बात करते हैं हम देखते हैं दोहरीत का गलबा है वहाँ पर, तो वहाँ ज़हनी बीमारियों के इलाज में ईमान की अफादियत साबित करना ये तो खासा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। हाँ, अमेरिका में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, तो उसकी वजह से जब मेडिकल फील्ड में रिलीजन को बड़ा अलग कर दिया गया था, तो यस शुरू में जरा सी रेजिस्टेंस हुई, पर अब जो न्यू रिसर्च आ रही है कि 70% अमेरिकन्स डू आइडेंटिफाई विद सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, या वो चर्च जाते हैं या सिनेगॉग जाते हैं या मस्जिद जाते हैं। तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, और इसीलिए मेरे काम को अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने सराहा और मुझे माइनॉरिटी फेलोशिप भी मिली, मुझे ग्रांट्स मिली, जिसकी मदद से मैंने ये एनुअल मुस्लिम मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट की, जो अब माशाल्लाह इट्स इन इट्स 15th ईयर, और उसका इम्पैक्ट अब इतना है कि लास्ट जो मैंने की कॉन्फ्रेंस उसमें 500 के करीब लोगों ने अटेंड किया, और 30 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से या 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। So, अब आहिस्ता आहिस्ता फेथ बेस्ड मेंटल हेल्थ की अफादियत और डॉक्टर साहब अवार्ड भी आपने हासिल किया, जिस तरह आप अपनी अचीवमेंट्स की बात भी बता भी रही हैं। फेथ लीडर अवार्ड की अगर हम बात करें वो भी आपने हासिल किया, तो वहाँ पर जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ से किस तरह का आपको रिस्पांस मिला, और पाकिस्तान से भी कॉल्स आई आपको मुबारकबाद की? जी बहुत ज़्यादा दे वर वेरी हैप्पी, बहुत इंकरेजमेंट मिली मुझे। एम्बेसडर साहब ने पर्सनली कॉल भी किया, इनवाइट भी किया, आई वेंट एंड मेट हिम टू, सो इट वाज वेरी इनकरेजिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, क्योंकि 15 साल में अब दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस मॉडल। और देखें मेंटल इलनेसेस इस हिसाब से बढ़ने लगी हैं क्या आप अब जो देखें कि जो नंबर्स हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इंक्रीज इन डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। आपने देखा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी ये चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ एक्सलेंस को। सो आई थिंक अब सारी दुनिया में आफ्टर कोविड स्पेशली मेंटल इलनेसेस के मसाइल पे बहुत गौर व फिक्र भी हो रहा है, उसमें काफ़ी इनोवेटिव मॉडल्स को भी लाया जा रहा है, और ये सब मेरे लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर बहुत इनकरेजिंग है। बिल्कुल ठीक है फराह, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी इस ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम भी खुश आमदीद कहेंगे आपको। मज़े का हमारा सेगमेंट मज़ेदार रमज़ान के साथ हाजिर हैं मैं शुएब और समीन मोइज़। और डिश क्या है ये समीन से ही जानेंगे। समीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, अस्सलाम वालेकुम सबीन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम बड़ा मज़े की एक जो है वो रेसिपी बनाने वाले हैं, ग्रीन चिकन हांडी। कुछ हरा हरा और कुछ सफ़ेद सफ़ेद का कॉम्बिनेशन होगा आज, और ये बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है, जो कि मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ इस छोटे से स्लॉट में आप लोगों को सिखा सकूँ, जो आपकी सहरी में भी काम आ सके और आपके अफ्तार में भी काम आ सके। तो ग्रीन चिकन हांडी के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने ये जो है वो कढ़ाई कट की चिकन ली है, तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो है। अच्छा, इसमें हमने करना ये है कि ये मैंने एक हरा सा एक पेस्ट बना के रखा हुआ है, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, और जो ये इतना
तेज़ सा हरा रंग आ रहा है वो है हरी प्याज का। हरी प्याज का जो हरा पार्ट होता है उसमें बड़ी उसकी बात है कि बहुत कोई फ्लेवर नहीं होता, बट उसका कलर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो ये इतना स्ट्रॉन्ग कलर आ रहा है वो हरी प्याज की वजह से आ रहा है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और तकरीबन 1/4 कप जो है वो हरी प्याज लेकर पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। तो इससे हमारा जो है वो हरा कलर आएगा। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? मेरे पास होती है थोड़ी टाइम की शॉर्टेज, तो मैंने ये किया है कि डालडा कुकिंग ऑयल में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन को हल्का सा फ्राई किया और चिकन डाल के उसको अच्छे से मैंने भून लिया और थोड़ी देर ढक के रखा ताकि हमारी आधी चिकन जो है वो कुक हो जाए। आपको पता होगा कि मैंने पहले भी एक चीज़ बताई है कि जो हड्डी वाली चिकन होती है तकरीबन वो टाइम लेती है गलने में 20 से 25 मिनट, या फिर कट के ऊपर डिपेंड करता है, सम टाइम जो है वो आधा घंटा भी ले लेती है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को फोकस करते हुए कि हमारे पास इतना कुकिंग टाइम यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से प्री कुक करके रखा हुआ है। लेकिन जब आप बनाएंगे घर में तो आप इस तरह से बनाएंगे इसको कि जिस तरह से ऑयल गर्म हुआ, एक छोटी प्याज है जो मैंने इसमें डाल दी है। अब जैसे ही ये पॉप करेगी, यानी कि थोड़ा सा पकेगी और इसमें से खुशबू निकलेगी, तो फिर मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक ऐड करूँगी। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ये हमारी अनियन जो है वो हो रही है फ्राई, और इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम इसके अंदर और कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम स्पाइसेस, इनफैक्ट नो स्पाइसेस। हरी मिर्चों का फ्लेवर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। जब आप उसके किसी भी ग्रेवी के अंदर हरी मिर्चें पिसी हुई डालते हैं तो वो एक बहुत तीखा फ्लेवर देती है, इसीलिए वो वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट भी है। उसके साथ मैंने स्पाइस में सिर्फ काली मिर्चें डाली हैं। इसमें काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून मैं भर के डालूँगी। सॉल्ट है, लेमन जूस है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ½ टीस्पून कसूरी मेथी। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हांडियों में। हांडियों में कसूरी मेथी थोड़ी सी डालिएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत आपको एक अच्छी सी खुशबू आएगी, और ज़्यादा मत डालिए क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। अगर आपने ये ज़्यादा ऐड की तो आपकी जो सालन है वो हल्का सा कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही हमारी ये चिकन जो हमारा प्याज है ये फ्राई होना शुरू हुआ, और जैसे ही इसका हल्का सा कलर बदलेगा, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, तो उस टाइम पर जो है हमने ऐड करना है लहसुन और अदरक। तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगी मैं लहसुन और 1 टीस्पून डालूंगी अदरक। ये घर का कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। आप चाहें तो बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर वाले की जो होती है वो बात बिल्कुल अलहदा होती है। ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है डाल के इसको अच्छे से किया यहाँ पे फ्राई, और ये आप देखिएगा कि जैसे आप लहसुन और अदरक डालेंगे तो बहुत अच्छी सी आपको एक खुशबू आएगी। उस खुशबू का ही हमें इंतज़ार करना होता है, थोड़ा सा उसको पकाना होता है ताकि लहसुन की जो कच्ची वाली जो फीलिंग होती है और जो प्याज की और अदरक की होती है वो फीलिंग जो है हमारे से खाने में से नहीं आनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो खुशबू उठ रही है। अच्छा, आपकी जो बोटी है, चिकन की जो बोटी है, उसके कट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कढ़ाई कट लिया है, तकरीबन इसके अंदर 16 पीसेस जो होते हैं वो काटते हैं। 12 पीसेस की चिकन भी होती है और 14 की भी होती है, डिपेंड करता है, और चिकन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी चिकन जो है वो बड़े साइज़ की होगी तो वो गलने में ज़्यादा टाइम लेगी। अच्छा देखिए, ये चिकन जो है मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी और थोड़ा सा मैंने इसको वापस से पकाया। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर हम ये करेंगे, थोड़ा सा मैं फ्लेम करूँगी कम, और इस पॉइंट के ऊपर हम डालेंगे तकरीबन ½ कप के करीब जो है दही। दही जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। बहुत सारे लोगों को टमाटर जो है वो खटास के लिए बड़े पसंद है, लेकिन मुझे जो है पर्सनली वो दही जो है खटास के लिए बहुत पसंद है। टमाटरों के अंदर हल्का सा एक फ्लेवर आता है मिठास का, एक तो मिठास का फ्लेवर आता है और दूसरा एक फ्लेवर आता है जिसे कहना चाहिए फीकापन। हल्का सा टमाटरों की जो ग्रेवी होती है, किसी भी डिश में टमाटर ज़्यादा ऐड कर दें तो काम ख़राब, चाहे बिरयानी हो या कोई भी और डिश हो, ज़्यादा टमाटर हो तो काम ख़राब। जी, टोमेटो उसमें क्या होता है? टोमेटो के उसमें क्या होता है कि हल्की सी फीकी जो है ना आपको फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके साथ ही जो है मैं ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी बड़ी अच्छी जो है ना फ्रेगनेंस, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। समीन, ये कड़ी पत्ता आपको पसंद है कि आपके हस्बैंड को? मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, साथ में मैं डालूंगी तकरीबन टीस्पून भर के काली मिर्चें, क्योंकि इसमें असल फ्लेवर ही सिर्फ काली मिर्चों का है, और नमक है और हरी मिर्चें। फिर हम डालेंगे हल्का सा सॉल्ट, जितना को हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। इसको मैं हल्का सा करूँगी फ्राई।
अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब आप कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर है, उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत कम करें, नहीं तो क्या होता है सालन जो बनता है वो काला हो जाता है। अच्छा देखिए, ये हरा हरा सा हमारा पेस्ट है, अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी और जैसे ही मैं इसके अंदर ये वाला पेस्ट ऐड करूँगी ना, इसकी एकदम जो शक्ल है वो बिल्कुल ही हरी हो जाएगी और शक्ल जो है बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एकदम जो शक्ल है वो बदल गई है और मुझे बड़ी अच्छी सी जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, क्योंकि इस मसाले में जो हमने ये पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये बिल्कुल जो है वो कच्चा पेस्ट है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर मैं इसको पकाऊँ। पकाने से पहले अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाऊँगी ताकि इसकी हमारी जो चिकन में कसर रह गई है वो पक जाए और गल जाए। ठीक है। यहाँ पे हमारा कुकिंग प्रोसेस तकरीबन हार्डली जो है 5 से 7 मिनट और लेगा, ये चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं समीन, जब तक आपका ये चिकन पकता है। ब्रेक से वापस आते हैं फिर देखते हैं कि पक के तैयार हो गया और उसके बाद जरा लस्सी की बात भी हमें करनी है, तो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मज़ेदार रमज़ान में खुशामद, नहीं रमज़ान और हमें खुशामदीद कहेंगे आपको। कभी कभी हो जाता है जब रोज़ा लग रहा हो। आज ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, वैसे आज ज़्यादा लग रहा है। भूख तो लग रही है, प्यास भी लग रही होगी। ऐसा ही है। कुछ सोचा आपने क्या आज आपने खाना पीना है इसके अलावा जो समीन बना रही है? तो मेरी इफ्तारी में एक चीज़ लाजमी होती है, वो मैंने लाजमी करनी है, वो है जी स्प्राइट लेमन मिंट। ओह, स्प्राइट लेमन मिंट। वैसे इस गर्मी के मौसम में वैसे भी ठंड रख विद लेमन एंड मिंट तो वो ऑलरेडी उसमें है, तो मेरा ख्याल है स्विमिंग की तरफ चलते हैं। हमारा खाना पीना जो ना बढ़ता जा रहा है। लेमन मिंट एक्स्ट्रा लेमन मिंट, एक्स्ट्रा लेमन मिंट है, ठीक है जी। ठंड रख विद एक्स्ट्रा लेमन मिंट। तो आज की इफ्तारी हम जरा प्रोड्यूसर साहब को भी बता देते हैं, ये चाहिए। आज हमें ये चाहिए, आज ये एक्स्ट्रा स्प्राइट लेमन मिंट हमें चाहिए विद एक्स्ट्रा लेमन मिंट। ऐसा ही है, ये हमें लाजमी चाहिए होगी। ठीक है जी। समीन, कहाँ तक पहुंची है हमारी डिश? जी, हांडी जो है वो बिल्कुल तैयारी पे है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑयल सेपरेटेड है, पानी है और ये जो कढ़ाई की कुछ शक्ल है वो ऐसी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी बहुत यानी कि लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और चाहें तो आप नान या रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि ½ टीस्पून मैं डालूंगी इसके अंदर कसूरी मेथी, मैंने डाल दी है ½ टीस्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा खुशबू के लिए जो है अदरक डालेंगे कटी हुई और हरी मिर्चें। अच्छा, ये हम सर्विंग के टाइम पे भी डालेंगे। इसको डाल के बस मैंने दम पे छोड़ना है और ये बड़ी बेहतरीन सी खुशबू जो है ना अदरक की और हरी मिर्चों की वो इसके अंदर आ जाएगी। अब हम आते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। मीठी लस्सी। मीठी लस्सी एक ऐसी ड्रिंक है जो आई थिंक बहुत सारे घरों में अफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे पी जाती है। मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, लस्सी होना कुछ लोग ऐसे हैं जो सहरी में सिर्फ लस्सी ही पी रहे हैं। कौन लोग हैं? जी, हमारी ट्रांसमिशन में जरूर वो ये करते हैं। अच्छा, चलें जी, हम डालेंगे इसके तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध ऐड किया। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। दही डालूंगी तकरीबन 1/4 कप दही डालूंगी इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो पतली लस्सी भी जो है पीते हैं, जैसे मेरी सास हैं, उनको पतली लस्सी का होता है तो थोड़ी सी पानी ऐड करती हैं, पर मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वो लस्सी में पानी इतना पसंद नहीं है तो हम ऐड नहीं करते। अच्छा, तो ये अब सास को कुछ और पसंद है, आपको और हस्बैंड को कुछ और पसंद है, लड़ाई नहीं होती? पानी ज्यादा क्यों डाला, पानी कम क्यों डाला? नहीं, वो ये होता है कि बिल्कुल लड़ाई नहीं होती है। लस्सी क्योंकि सहरी में जो है वो जब अम्मी बनाती हैं तो वो पानी ऐड करती है, हमें पता होता है ऐड करेंगे, इसलिए मैं कुछ कहती हूँ ना मोइस कुछ कहते हैं, मेरे हस्बैंड कुछ कहते हैं और बस हम लोग चुप करके पी लेते हैं। क्या बात। अच्छा, मैं अब इसमें डालूंगी बर्फ़। अच्छा, मेरा जो मैका है यानी मेरी मदर का जो साइड है उसमें लस्सी के अंदर अ टिंच ऑफ सॉल्ट भी डलता है, जो कि मेरे ससुराल की साइड में बड़े हैरान कौन सी उन्होंने एक्सप्रेशन दिए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया था कि हमारे यहाँ नमक ऐड होता है, तो कहने लगे मीठी लस्सी में नमक, लेकिन हमारे घर में ऐड होता है, पर अब मैं भी यूज़ हो गई। मीठी लस्सी में नमक की बात कर रहे हैं ना?
लस्सी जो है ना वो बहुत ठंडी होनी चाहिए। अच्छा ये दम पे भी आ चुका है, ठंडी होनी चाहिए और बहुत लस्सी बहुत ठंडी होनी चाहिए। और अगर मुझ जैसा बंदा हो तो उसके ऊपर मलाई भी लाजवान होनी चाहिए। मुझे तो लस्सी में मलाई बहुत मज़े की लगती है बहुत इंजॉय करती हूँ मैं जो दही की जो मलाई होती है। अच्छा बर्फ़ डाल दी, बर्फ़ डालने के बाद ये आ गई जनाब लस्सी ठंडी ठंडी। मज़ा ही आ गया देख के। क्या बात है। और शुएब ये ग्लास आपके लिए है, इतना बड़ा सारा कि आप पिएं और सिर्फ एक एंजॉय करें। ये आधा कर दे समीन, मैं कहाँ गई शुएब ने जिस तरह लस्सी का सुन के जो उनके एक्सप्रेशंस थे ना, वैसे ये बात है, मुझे उस पे तरस आ गया तो मैंने आज मेरा बंदा है। हाँ इस तरह से। अच्छा आज तुम्हारा बंदा है। अच्छा ये आ गई जी हमारी, और मुझे बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा। आप ये देखेंगे कि इसका जो ऑयल का कलर है ना वो भी ग्रीन हो गया है। बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी ना मुझे इसकी खुशबू आ रही है जो कि रोज़े में इस वक्त काफ़ी बुरी लग रही है लेकिन सर्विंग आपने इसकी ऐसे करनी है कि 2-3 फ्रेश हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर डालूँगी, ठीक है। 1-2 जो है वो अदरक ऐड करूँगी और इसके अंदर मैंने डालना है ये मक्खन। ऊपर आएगा मक्खन गरम गरम हांडी पे, ज़बरदस्त सा मक्खन और थोड़ी सी क्रीम। ओके जी, अब आप इसको सर्व कीजिए, चावलों के साथ सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, चाहें तो इसको पराठे के साथ सर्व करें, कम्प्लीटली अप टू यू। ये बिल्कुल तैयार है और आई होप कि आप लोगों को बहुत सिर्फ तैयार नहीं है जी, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की तैयार है। बहुत एंजॉय किया है देखकर। अब अगर अफ्तारी में ये हो जाए हमारे दस्तरखान पर तो फिर एंजॉयमेंट वो भिजवा सकती हैं आप सिर्फ एक दफा कहें। तकरीबन कह ही दी है तकरीबन कह दी है, इससे आगे मैं क्या कहूँ। आफ्ताब भाई हमारे डायरेक्टर साहब का काम है भिजवाना, पार्सल करवाना। हम ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच समीन मोइज फॉर दिस सेगमेंट। बड़ा मजा आया जनाब ये देखकर। अब एक ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हमें खुशामदीद कहेंगे। वैसे खुशामदीद हमें कहीं और कहना चाहिए क्योंकि अभी तो हम किसी और मुल्क की सैर पे निकलने वाले हैं। क्या बात है, तो किस मुल्क की सैर आज हम करवाएंगे आपको, जरा लेकर चलते हैं आपको। बाकू सब जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या ऐसी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर, कुछ तो विजुअल्स ने हमें दिखाया। एग्जैक्टली, और बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। तो बाकी मालूमात जाते हैं जनाब खुर्रम इलाही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले बताएं इसका नाम अज़रबैजान क्यों है? क्योंकि अज़र के लफ्ज़ी मानी आग के होते हैं, तो अज़रबैजान की हम आगे जाके देखेंगे 2 बहुत मशहूर मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आग से जुड़े हुए हैं। आग भाईजान हो गया ये तो ये आग भाईजान हो गया। बाजी जान क्यों नहीं है? नहीं, मतलब कि ये आग से बना है। अच्छा। तो यहाँ की जो बहुत मशहूर पुरानी तहजीब है, जो ज़ोरास्ट्रियन तहजीब थी, वहाँ वो भी आग से जुड़ी हुई है। और फिर यहाँ पर एक बहुत मशहूर पहाड़ है जो हम आगे अभी शो में देखेंगे, वहाँ पर भी आग जल रही है। और जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो उसी पहाड़ को देखने जाते हैं जहाँ से आग जल रही है। लेकिन वो जो वाइट म्यूजियम हमें नजर आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग म्यूजियम ही था शायद, वो बिल्कुल 2 बार हमने इस विजुअल में दिखाया। जो जाता है उसके सामने पिक्चर जरूर लेते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना जहाँ जाके तस्वीरें खिंचाएं तो कोई मानते ही नहीं कि आप उस मुल्क में आ चुके हैं। तो अज़रबैजान म्यूजियम्स के हवाले से बहुत मशहूर है। सबसे पहले और अहम म्यूजियम जो यहाँ पर है वो ये कि मिनिएचर किताबों का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम समझें कि अजान के पास है। वहाँ पे 4300 छोटी छोटी किताबें हैं, और वो आम किताबें नहीं हैं कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और बस कोई भी बात लिखती। दुनिया के मशहूर राइटर्स की किताबें जिनमें गोगोल, पिश्किन, दोस्तोयेव्स्की, अब ये तीनों रशियन जाइंट्स कहलाते हैं। यानी कि आम किताबें नहीं कि बस वो क्योंकि मिनिएचर किताब बनानी है तो बस वैसे ही लिख दें। जो मशहूर लिटरेरी वर्क्स हैं उनको मिनिएचर फॉर्म में बनाए, और सबसे छोटी किताब सिर्फ 2 मिलीमीटर बाय 2 मिलीमीटर की, जो कि बहुत ही छोटी है। और सिर्फ बात यहीं नहीं रुकती, बीटल्स के मशहूर गाने उनको भी मिनिएचर फॉर्म में लिख के वहाँ रखा हुआ है। और सबसे बढ़कर हमारे लिए कि 17वीं सदी का एक मिनिएचर कुरान मजीद फुरकान हमीद भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है, जो कि बिल्कुल छोटा सा खूबसूरत सा है। और आप देखिए उस पर कितनी मेहनत दरकार हुई होगी। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग म्यूज़ियम है। अच्छा, जब आप इंग्लैंड खुसूसन सेंट्रल लंदन में, तो यू सी अ लॉट ऑफ म्यूज़ियम, तो ये जो स्पेसिफिक किसी चीज़ के गिर्द म्यूज़ियम बनाना होता है ये बहुत मुश्किल काम होता है ना, मिनिएचर किताबों का म्यूज़ियम। तो इसकी खासियत ये है कि कई तरह के लिटरेरी वर्क्स आप देखें जिनको बड़ी फॉर्म में ढूंढना मुश्किल होता है, उन्होंने मिनिएचर फॉर्म में बनवाए और रखे। अब ये एक बहुत आम थ्योरीज़ है कि मिनिएचर लिटरेचर क्यों बनता था। तो उस ज़माने में जिन किताबों का खदशा होता था कि वो फना कर दी जाएंगी, जला दी जाएंगी, तो उनको मिनिएचर फॉर्म में एक मशहूर थ्योरी है, तो उनको मिनिएचर फॉर्म में
लिख कर महफूज कर लिया जाता था ताकि कोई हमलावर या उस किताब का अगर कोई दुश्मन उसको छीनने आए तो वो उसको ढूंढ ना सके, उसको पता ना चले रही तो पूरी मुकम्मल किताब है। तो ये एक बात है। दूसरा जो आपने फरमाया मशहूर बिल्डिंग, वो उनका कालीन का म्यूजियम है। कालीन के हवाले से मुस्लिम तहजीब बहुत ही रिच है। ईरान, अफगानिस्तान, कुछ हद तक पाकिस्तान, आज़रबाईजान, मतलब आज़रबाईजान में पूरा म्यूजियम है डेडिकेटेड जो कि कालीन के मतलब है। छोटे बड़े महंगे सस्ते हर तरह के कालीन वहाँ पर लगे हुए हैं। और एक मुस्लिम तहजीब की एक बहुत खूबसूरत बात है, जब हम इंशाल्लाह ईरान कवर करेंगे तो खुसूसन आपको बताएंगे कि जो मुसलमान लोग कालीन बना रहे होते थे तो उसका डिज़ाइन मुकम्मल करके नोट कीजिएगा, उसका एक कोना जो है उसमें कोई ना कोई नक्श छोड़ देते हैं। मैं देख रही हूं कितना खूबसूरत है। इस वक्त स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं साथ, बिल्कुल कितने खूबसूरत कालीन, मुकम्मल खूबसूरत कालीन बना के एक नक्श छोड़ देते थे, क्योंकि सबसे मुकम्मल अशिया खुदावंद करीम बनाते हैं। हम इंसान है और इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो अपने अंदर कोई खसारा है तो वो उस डिज़ाइन को खूबसूरत सा बना के हैरान कुन बना के खुद अपनी तरफ से अपनी हार वहाँ पे रखते थे कि इंसान फ़ानी है, क्या इश्क एक ज़िंदगी है मुस्तार, हम तो मांगी हुई ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत ही हैरान कुन बात है इस कल्चर की। तो म्यूज़ियम्स ही म्यूज़ियम्स हैं। और अगली बात जो है वो ज़रबुल मिसल यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपने सुन ही रखा होगा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफ़िले चलते रहते हैं। ये भी समझे, ये वो आज़रबाईजान से है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। वो जब मुझे शोएब समझा रहे होते हैं कि टाइम पूरा हो रहा है, जल्दी जल्दी फैक्ट्स शेयर करें, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये भी आज़रबाईजान से है कि हुस्न के जो 9 हिस्से हैं वो अच्छा पैरहन है, तो ये भी वहाँ से। अच्छा, पंजाबी की कहावत, अच्छा मैं रिलेट कर रहा था उनको कि ये कौन सी कहावत है कि अपने जो है वो मारन तो बाद भी तो छाँव ही सुट देने, कि मारने के बाद भी छाँव में ही फेंकेंगे। ये भी उसी कल्चर से आई है। अच्छा, तो ये बहुत हैरान कुन बात है और ये बताती है कि उनकी ज़ुबान कितनी गहरी, हालांकि रशिया से टूटे हैं। और एक आम बात हमारे सामीन नाज़रीन, खुसूसन जो लोग गए हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, अब मुझे आज़रबाईजान जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मुस्लिम आबादी तो है लेकिन मुस्लिम कल्चर कम नज़र आता है। उसकी भी एक वजह जो हमारे सामने ये आती है कि वो तमाम ममालिक जो रशिया से टूटे हैं, और रशियन आप जानते हैं कम्युनिस्ट स्टेट थी, तो वहाँ पे जहाँ जो कुछ स्टेट भी कम्युनिस्ट होगी वहाँ मज़हब को रियासत में शामिल नहीं किया जाता। तो उस वजह से यहाँ के लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में तो मजहबी हैं, लेकिन उसके कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन सोसाइटी में आज़रबाईजान में नज़र नहीं आ रही होती। बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ की। घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन है लोग, मुझे लगता है। हाँ, घूमने फिरने के इतने शौकीन है, आप इमेजिन करें कि ऑयल रिगिंग के लिए ये लोग 1949 में गए। तो ऑयल रिगिंग जब हो रही हो शोएब भाई, तो आपके इल्म में है कि आप लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, राहदारियाँ बना देते हैं, पाथवेज बना देते हैं। दुनिया का एक पूरा शहर आबाद कर लिया। देखें, अच्छा। दुबई ने तो पत्थर फेंक के एक आर्टिफिशियल लैंड बनाया, इन्होंने लोहे के ही स्ट्रक्चर से पूरे का पूरा एक मुल्क आबाद कर लिया, पूरा शहर आबाद कर लिया, जहाँ होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, बेकरीज हैं और न जाने क्या क्या मौजूद है। और गए ये वहाँ ऑयल रिगिंग के लिए थे। और अगर हम ऑयल रिगिंग के हवाले से देखें तो 1950 में एक पहाड़ है, एक चरवाहा गुजर रहा है, तो उसकी कोई गलती से वहाँ पर आग जल जाती है। शायद वो कोई ऐसी चीज़ जला बैठा, उसने फेंकी तो उस पहाड़ पर आग लगे। वो पहाड़ पर लगी हुई आग आज तक 2023 तक नहीं बुझ पाई। विजुअल दिखाया भी है और ये कई दफ़ा इसको बुझाने की कोशिश भी की गई, ये आग फिर भी नहीं बुझी। तो वो मज़ाहिब जिनमें आग की पूजा की जाती है या आग को बेहतर समझा जाता है, मैं दोबारा सामने नाज़रीन को बताऊं कि ज़रतुश्त की जो तहजीब है, या जो लोग ज़रोस्ट्रियंस हैं या ज़रतुश्त को मानते हैं, वो आग की पूजा की ज़रूरत नहीं करते। वो आग को एक नूर समझते हैं, हदायत समझते हैं, रोशनी समझते हैं, जिसके बाद अंधेरे दूर हो जाते हैं, तो उसकी ताज़ीम करते हैं। तो उनके लिए बहुत, हाँ, पूजा नहीं करते। तो हिंदू तहजीब और ज़रोस्ट्रियन तहजीब के लिए ये मुकाम बहुत ही कई साल अहम रहा। अभी हम आगे और भी देखेंगे, लेकिन अब उन्होंने तंग आके उन्होंने वहाँ पे एक एम्फी थिएटर बना दिया कि लोग सर्दियों में उस आग के मज़े लेते हैं। तो हमने ऑयल रिगिंग की बात की, हमने इस पहाड़ की बात की, इसी तरह यहाँ पे एक आतिशकदा भी है और उसका नाम ही ये है। और वो ज़रोस्ट्रियन तहजीब या ज़रोस्ट्रियन मज़हब से जुड़ा हुआ है। उसके हवाले से ये कहा जाता है कि 1969 में इतनी ज़्यादा वहाँ पे गैस निकाली गई, इर्द गिर्द से पाइपिंग की गई कि वहाँ पे भी इस आतिशकदा में हर वक्त आग जलती रहती थी खुद ही से, के पहाड़ से। लेकिन फिर वो आग बुझ गई, लेकिन फिर ज़ोरास्ट्रियंस ने उसको मिलकर आर्टिफिशियल अंदाज से जला लिया। वो आग भी हर वक्त जलती रहती है और खुसूसन तवज्जो का मरकज़ और यूनेस्को की लिस्ट के ऊपर भी मौजूद है। तो अगर हम दोबारा क्विक रन डाउन लें तो हिंदू तहजीब और खुसूसन जो ज़ोरास्ट्रियन तहजीब है वो बहुत ज़्यादा एक अकीदत रखते हैं आज़रबाईजान की ये जो फायर है और खुसूसन जो पहाड़ से निकलने वाली फायर है। हालांकि साइंसदान उन्हें कई दलाइल दे चुके हैं कि कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गैस है
कि उसकी वो ऊपर सरफेस पे भी अवेलेबल है। करेंसी पे आए ज़रा, करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है? करेंसी इनकी स्ट्रॉन्ग तो है ही है, और वो स्ट्रॉन्ग होने की एक निशानी ये भी है कि वो बिल्कुल यूरोज़ के ऊपर डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप इनके 5 के नोट 20 के नोट देखेंगे बिल्कुल यूरोज़ की तरह डिज़ाइन है। दूसरे के आज़रबाईजान के लोग अपने कौमी तराने को, अपने झंडे को बहुत इज्जत देते हैं, आइन तक में इनका जिक्र है। तो 5 जो मनात हैं उनके ऊपर इनका कौमी तराना है, और फिर आगे जाएं तो कहीं पे सौथ जैन के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या हमें कहना चाहिए, करेंसी के हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आर्म रेसलिंग में भी एक बहुत ही आम मुल्क समझा जाता है। गो कि आर्म रेसलिंग का जो हेडक्वार्टर है वो बुल्गारिया में जा चुका है, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी हैं। तो अगर आप कभी समझें कि वहाँ आप किसी से जाके लड़ लेंगे तो वो नहीं होने वाला। आई माई सेल्फ, माई नेटिव सिटी इज़ गुजरांवाला, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि आर्म रेसलिंग के हिसाब से उनकी पूरी फेडरेशन है बाकू में, और वो अपनी इसके जो मुकाबले हैं वहाँ वक्तन फ़वक्तन लोग जाते रहते हैं और जीतते रहते हैं। अच्छा, एक जगह ऐसी है जहाँ से कहते हैं स्मेल आती है। शुभ, आपको याद है जब हम 9th-10th में जब भी केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो अपने टीचर को कहते थे सर बहुत स्मेल आती है, सर हम यहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल। और उस वजह से हमारे आधे बच्चों ने छोड़ दी। उसकी वजह जाहिर बात है वो केमिकल्स हैं। तो यहाँ मड वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं। तो और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 400 के करीब मड वोल्केनोज हैं। और जब वो फटते हैं तो कीचड़ जो है वो कई किलोमीटर दूर जाके गिरता है। अच्छा, हमने बाकी भी चीज़ों में देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस पे केमिकल्स आ चुके हैं, गैस आ चुके हैं, ऑयल आ चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे मड वोल्केनोज अवेलेबल हैं और वो 400 के करीब है। और जब आप उनकी पास जा रहे होते हैं तो साथ ही आपको एक बुरी सी स्मेल आने लग पड़ती है कि भाई यहाँ पे कुछ और हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं, इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाने के लिए बाकू में एक छोटा सा वीनस भी बना रखा है, और जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक छोटा सा रन डाउन था आज़रबाईजान का। बाकी के लिए हमें जाना पड़ेगा, बाकी के लिए हमें जाना पड़ेगा। एक मुल्क को वैसे तो कैप्चर करना मुश्किल बात होती है, लेकिन जब वक्त कम हो तो चंद बातें ऐसी कर ली जाएं कि मुकम्मल तस्वीर जरूर बन जाए। क्या खूबसूरत। तो हम वो कोशिश करते हैं रोजाना। आखिर बताएं, वैसे गुजरांवाला का जिक्र किया, चिड़े आप भी खाते हैं? अरे नहीं यार, अच्छा अब तो अरसा हो गया इस्लामाबाद के, अब तो हम यहाँ के हो गए। आप चिड़े नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन अब हम इस्लामाबाद के हो गए फिर भी। ब्रेक लेते हैं जनाब, वापस आएंगे रमजान और हमें स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हमें खुश आमदीद कहेंगे आपको। ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है। सारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। सेगमेंट पसंदीदा इसलिए है कि इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। वाक़यात, हम इस्लामी तारीख के हीरोज़ और विलन्स की बात कर रहे होते हैं। और इसमें सिर्फ इंसान ने, इस सेगमेंट को जिन भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। कल का सेगमेंट बहुत पसंद किया लोगों ने, तो हमने सोचा कि उसी के बारे में भी आज बात करें। जिनों के मैसेजेस भी शायद आना शुरू हो जाए, लेकिन हम डेफिनेटली उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो बात शुरू हुई थी वो हुई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, कि उनको जिन्नात पर कमांड हासिल थी। अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ात से नवाजा था। तो ये एक मौजज़ा था कि वो जिन्नात पर उनको कमांड थी। और जिस तरह राजा साहब ने भी बताया कि वो जिन्नात से लेबर वर्क करवाया करते थे। तो इसी वाक़े को हम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, का शुक्र जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उनके हवाले से ही मज़ीद आगे बताएं और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये जो जिन्नात का टॉपिक है और सैयदना सुलेमान का ना, इसमें बहुत सारी आपको हदीस भी मिलती हैं। एक हदीस जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि सैयदना सुलेमान जो है वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो एक स्टिक थी, उसके साथ उन्होंने ऐसे ना उसके साथ टेक लगाई हुई थी। अच्छा। तो क्योंकि आपको पता है कि अंबिया के जो जिस्म है वो उसी तरह बरकरार रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, वो कोई किसी किस्म का डिके या उससे वो जो है ना प्रोसेस से नहीं गुजरते जो आम इंसान गुजरता है। तो वो उस पर टेक लगा के थे, तो जिन्नात को पता नहीं चला कि वो जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और वो काम करते रहे हत्ता कि वो जो उनकी छड़ी है, उनका जो असा है, उसको दीमक चाट गई। और जब वो टूटी है तो वो जब वो हिले हैं तो उनको पता चला कि ये तो कब के दुनिया से जा चुके हैं। तो इसमें यानी हमें एक और चीज़ मिलती है जन्नात के बारे में कि जन्नात जो है उनकी जो मतलब उनको ठीक है बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जिस तरह से वो ट्रैवल करते हैं और मूव अराउंड करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है और हर चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक लाइव आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे उनके सामने कुछ था और उनको तब तक आइडिया नहीं जो है ना हो चुका, जब तक कि वो छड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं जो है ना हो गई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन्नात जो है इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह कुछ इनके पास हम कह सकते हैं सुपर पावर्स हैं जो हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पे कल हम बात कर रहे थे कि फ़्लाइट है, ये उनमें से कुछ हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ जो है वो खाना बदोशी मतलब करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, कुछ इनमें से हैं जो शेप शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, इसी तरह से जिन्नात आम तौर पर इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं
इसके बारे में उलमा की जो डिस्कशन है उसमें मिलता है कि एक जिन जो है वो तकरीबन 4 आदमियों जितनी उसमें ताकत आमतौर पे होती है, जहाँ पे चीज़ें उठाने की बात आती है और इस तरह से वर्क करने की बात आती है। इसीलिए सैयदना सुलेमान इनसे ना ये डिफरेंट किस्म के काम करवा रहे थे। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये आपको पता चलता है कि ये इनके अंदर इनविजिबिलिटी है, ये वहाँ से आपको देख सकते हैं जहाँ से आप इनको नहीं देख सकते। फिर इनके अंदर फुर्ती या स्पीड भी इनके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो ना मिलती हैं। जो ब्लैक मैजिक है ना, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंसान का। जाहिर बात है वो इंसान शरीयत की बाउंड्रीज़ को तोड़ रहा है, और जिन्नात का आपस में एक पैक्ट होता है। अच्छा। और जिसको हम कहते हैं कि वो अक्सर औकात आप सुनते होंगे ना कि somebody sold their soul to the devil, ठीक है। तो जहाँ पे एक पैक्ट होता है, साइंड इन ब्लड होता है, जहाँ पे आपको जो है ना कुछ फेवर्स मिलते हैं। आपको जिन्नात को फेवर्स देने पड़ते हैं, वो आपको फेवर्स देंगे, और वो जो फेवर्स हैं उसमें इन सारी सलाहियतों को यूज़ करते हुए या तो लोगों के बीच में कोई सेपरेशन क्रिएट करनी है, किसी के लाइफ में कोई ट्रबल लेके आना है, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीज़ें। और इनका आगाज़ जो है ना हमेशा जो लोग भी कंप्लेन करते हैं जादू जिन्नात के असरात का, वो हमेशा स्टार्ट होता है नाइटमेयर्स के साथ, यानी बुरे ख्वाबों के साथ। अच्छा। और बुरे ख्वाब जो कि अब ख्वाबों का टॉपिक भी एक और टॉपिक है, कभी फिर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ख्वाब भी जो है ना, कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, कुछ ख्वाब जो है वो शैतानी होते हैं जो कि नाइटमेयर्स की फॉर्म में आते हैं। और ज़्यादातर ख्वाब जो है, मेजॉरिटी आप कह लें बाय एंड लार्ज, ये वो होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की मैनिफेस्टेशंस होती हैं या आपके नफसानी ख्वाब होते हैं, ठीक है। आप सारा दिन अगर क्रिकेट खेल रहे थे तो अब ख्वाब में छक्के मार रहे हैं, उधर तो मार नहीं सके, अब सारे छक्के ख्वाब में लग रहे हैं। तो या फिर सारा दिन बैठ के पैसे कमाने के चक्कर में थे, नोट कमाए तो नहीं लेकिन ख्वाब में बहुत नोट छाप रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन असल जो चीज़ है ना, जो नाइटमेयर्स हैं, वहाँ से बात शुरू होती है। तो शयातीन पहले आपके ना डिफेंस मैकेनिज्म को डाउन कर रहे होते हैं, आपके अंदर फियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बुरे ख्वाब किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। हदीस में आता है कि आपको ना बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो फिर ना शैतान खुश होता है इस पर। सदका दे देना चाहिए फ़ौरन, सदका दे दें या कोई इस तरह से चीज़ कर लें, नेकी वाला कोई काम कर लें, क्योंकि ना अदरवाइज वो फिर खुश होता है कि देखो मैंने इसको डराया, ये डर गया, ये बाकियों को भी डरा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर ना शयातीन आपके साथ फिज़िकली कोई हार्म करने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल हार्म ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में से चीज़ें गायब हो रही हैं, या फिर कोई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनका होना बनता नहीं था। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में वो काली सिरी आ गई आउट ऑफ नोवेयर, टेबल पे कोई गोश्त हमें मिल गया, छत पे गोश्त पड़ा हुआ था, फलां जगह पे गोश्त था, दीवार पे खून के छींटे थे, कपड़े हमारे फट जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हैं, मतलब दीज आर वेरी सुपर नेचुरल टाइप ऑफ अकरेंसेस जो हो रही हैं। तो कोई भी मामला वैसे अगर हमारे पास कोई केस आता भी है ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं भाई अगर कोई मसला किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो हम कहते हैं आप इसका कोई ना कोई साइंटिफिक या कोई डॉक्टरों के पास इलाज ढूंढें। किसी को साइकोलॉजिकल कोई मसला है, कोई और प्रॉब्लम आपसे डाउन है, कभी इत्तफाकन भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब कोई सुपर नेचुरल चीज़ें शुरू हो जाए ना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू वरी कि अच्छा ये मामला अब ज़रा डिफरेंट है। फिर रूहानी इलाज होता है, फिर रूहानी होता है। और उसमें भी ना वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ किसी के पास मत जाएँ, ठीक है, रूहानी इलाज के लिए, क्योंकि 99.99% लोग जो इस फील्ड में है ना, रूहानी इलाज के फील्ड में, वो काम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ जी। तो क्या किया जाए फिर? आपको अल्लाह ताला यानी ज़िक्र अस्कार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सब के लिए काफ़ी हैं। उसमें अपनी आप अगर बेसिक के ऊपर आप रहें ना, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, ठीक है। आपका क्योर क्या था? फलक और नास, सूरतुल फलक सूरतुल नास, ठीक है। इसी तरह से उमर इब्न खत्ताब कहते थे मेरा टोटल जो ट्रीटमेंट प्लान होता है किसी भी ईवल से डील करने के, वो सूरह फातिहा है। तो सूरह फातिहा पढ़ना। सूरतुल बकरा के बारे में आता है कि इसमें यानी जब जिस घर में ये पढ़ी जाती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। फिर लास्ट 2 आयतें सूरतुल बकरा की वो पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, चार कुल पढ़ना, यानी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ये जिन्नात से बात कर सकते होते हैं, हम कलाम हो सकते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ना शरीयत अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया, हमें आपस में अलाउ नहीं है कि हम आपस में मर्ज करें। लेकिन जब ये मर्जर होता है तो जारी बात है वो भी ट्रांसग्रेस कर रहे होते हैं, वो भी अपनी हद से तजावज़ कर रहे होते हैं, हम भी अपनी हद से तजावज़ कर रहे होते हैं। और ये होता ही तब है जब आपको ना, आप कह लो प्राइमरीली 2 किस्म के काम करने होते हैं। एक तो शयातीन आपसे क्या चाहते हैं, शयातीन आपसे ये चाह रहे होते हैं कि, क्योंकि शैतान का अल्टीमेट प्लान देखिएगा, शैतान गुमराह करना। और इब्लीस ने ये वादा किया था अल्लाह ताला के सामने कि मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ये ज़्यादातर नाशुक्रे निकलेंगे। तो उसको तो पता है वो जहन्नम में जा रहा है, वो चाहता है कि मैक्सिमम लोग मेरे साथ आ जाएं। तो अब शिर्क करवा देना आपसे, ये तो सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा ना। तो वो क्या करता है कि वो आपके साथ यानी जादूगर के साथ आपका तवक्कल जोड़ देता है। आप जादूगर के पास जाते हैं, वो आपसे बहुत उल्टी पुल्टी काम करवाते हैं, आपसे बहुत उल्टी पुल्टी डिमांड्स मांगते हैं, और उसके बाद वो फिर जादू का प्रोसेस पूरा करते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो कहते हैं कि आपका मसला हल कर देंगे। लेकिन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक तो वो मसला हल नहीं होगा, वो आर्जी तौर पर थोड़ा सा आपको लगेगा रिलीफ आ रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। और होगा ये कि आपका दीन भी चला जाएगा, तो ना दुनिया मिलेगी ना दीन मिलेगा। और मैं देखता हूँ ऐसे लोग जो कि इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं। आप यकीन करें, एक खातून थी, उनका एक जेन्युइन केस मेरे पास आया।
उनका प्रॉब्लम ये था, वही महबूबा के कदमों में वाला इशू था। और केस भी जेन्युइन ये था कि शादीशुदा मतलब खातून है, और उनको था कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो अपने काम में बिजी रहते हैं। शादी हमारी अरेंज मैरिज हुई है तो वो अपने बिजी रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ना वो मेरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, जिस तरह होता है आमतौर पर। तो उन्होंने क्या किया, वो किसी इस तरह बाबे के पास चली गई और उसने जाके कहा कि जी ठीक है जी मैं इलाज करता हूँ, और वो कहा कि जी आप फलाने जो ना बकरे का सर होगा और ये होगा और उल्लू के फलाना लेके आना है, और अगर वो नहीं तो पैसे दे दें। तो वो सारा कुछ करा के उसने कुछ किया। अब करने के बाद हुआ ये कि उनके हस्बैंड पे 3 दफ़ा जादू हुआ, ठीक है, 1 दफ़ा करवाया, फिर दूसरी दफ़ा करवाया। अच्छा, आर्जी तौर पर लगा कि हस्बैंड जो है वो इंटरेस्ट प्योर है, बट आप यकीन करेंगे 6 महीने में उनकी डेथ हो गई। ही पास्ड अवे इन 6 मंथ्स। कैसे? क्योंकि जो जादू है ना उसके असरात हैं, उसके असरात हैं और वो बड़े हैवी होते हैं। और वो हैवी असरात है ना, एक बंदा यानी पता नहीं किस लेवल का जादू हुआ था, किस लेवल की चीज़ थी। क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये जिन्नात की मदद से होता है, यानी कोई और तरीका इसका नहीं है। द ओनली वे जिसमें ब्लैक मैजिक होगा, आपको जिन्नात की मदद चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, कुछ जिन्नात का टोला भी हो सकता है, कुछ एक आध फर्द भी हो सकता है जिसको आपके पीछे लगाया हुआ है, जो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और हदीस में क्या आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नात तुम्हारी रगों में ऐसे दौड़ते हैं जैसे खून दौड़ता है। तो यानी ये जो ना शयातीन है, तो इनके अंदर ये एबिलिटी और पावर भी होती है अगर इंसान उस लेवल पे चला जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन में। और आज भी हमारी यही कोशिश कि हम खुद भी कुछ सीखें, कुछ आप भी सीखें, और इसी तरह सीखने सिखाने का ये अमल जो है वो जारी रहना चाहिए हर लिहाज से, हर डोमेन में। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कल दोबारा मुलाकात करेंगे इस ट्रांसमिशन में, रहिए हम के साथ।